Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए पेपर 5 का टॉपिक लेकर आई हूँ। यह पेपर झारखंड का इतिहास है जो यूजी सेमेस्टर 5 ऑनर्स तथा जनरल कोर्स के बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज हमारा टॉपिक है चेरो राज। अब सवाल ये उठता है कि चेरो कौन थे। तो सबसे पहले हम चेरो राज्य समझने से पहले चेरो की उत्पत्ति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। चेरो शब्द की उत्पत्ति चेरा अर्थात सांप से हुई है। चेरो छोटा नागपुर की भूमिपति एवं कृषक जनजाति है जो स्वयं को सागा च्यवन ऋषि से उत्पन्न हुआ मानते हैं, किंतु अनेक विद्वानों का मत है कि यह बाहर की एक शाखा है या कोलो से संबंधित है जो राजपूतों की एक प्रजाति थी। ये अपने नाम के अंत में सिंह रखते हैं। इनकी आबादी लगभग 70,000 थी, जिनका 97% भाग पलामू में निवास करता है। अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। इनके द्वारा सदरी बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। वहीं देवनागरी का भी प्रयोग होता है। द्रविड़ जनजाति चेरो की भाषा पलामू की है। चेरो जनजाति ने झारखंड में 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया, जिसका पलामू दुर्ग आज भी साक्षी या गवाह बना हुआ है, जिसके प्रसिद्ध महाराजा मेदिनी राय थे। इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लेकर बिहार के औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक फैला हुआ था। पलामू के अंतिम रक्सौल राजा मानसिंह को अपदस्थ कर भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। भागवत राय चैनपुर रोहतास के जागीरदार सदावस राय के पुत्र थे। इस राजवंश ने मुगलों से लड़कर शासन कायम किया। धर्म की रक्षा हेतु लगातार संघर्ष करते हुए इन्होंने मुगल सत्ता से समझौता किया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। जब भारतवर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष कर रहा था, उस समय भी केवल पलामू ही राज्य ही नहीं बल्कि अनेक जनजातीय राज्य एवं क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। इस चेरो राजा ने सबसे प्रभावशाली तरीके से अंग्रेजों से संघर्ष किया। इस चेरो राजा में सबसे प्रमुख थे भागवत राय, जो एक दिलेर योद्धा थे और उन्होंने मुगलों का क्षेत्र छीनकर राज्य स्थापित किया था। अगला चेरो राजा अनंत राय था, जो 1630 से 1661 ईस्वी लंबे समय तक राज्य किया। उसे मुगलों के आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा, जिनकी शासन अवधि 13 साल थी। मेदिनी राय ने 13 साल तक लगभग शासन किया था और वह बड़ा ही न्यायप्रिय था तथा अपनी प्रजा से जबरदस्ती कर वसूली भी नहीं करता था। उसने पलामू के दूसरे किले का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, पुराने किले का निर्माण प्रारंभ किया। उसके बाद प्रताप राय ने भी दूसरा किला बनवाना शुरू किया, लेकिन वह अपने किले को पूरा नहीं कर पाया। आज भी वह किला
देखने जाने पर पता चलता है कि वहाँ पत्थर लाए गए, किला बनाने हेतु लाए गए पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं, जो अपूर्ण किले के खंडहर हैं, जो पलामू के जंगलों में पाए जाते हैं और पलामू के वैभवशाली अतीत की तस्वीर को बयान करते हैं। चेरो राज उत्कर्ष पर जब चेरो राज उत्कर्ष पर था, तब यहाँ यह एक अच्छी खासी नगरी थी। अनेक भव्य बाजार थे, रक्षा हेतु मजबूत किले थे जो ईंट पत्थर से बने हुए थे। उनके 1.5 मीटर चौड़े बाहरी दीवारों में जगह जगह तोप के गोले के निशान हैं, वो अभी भी देखे जा सकते हैं। सुंदर नक्काशी वाला फाटक था जिसे नागपुरी द्वार कहते थे। दोनों किलों में गहरे कुएं थे, जिससे किले में रहने वालों को जल की आपूर्ति हो पाती थी। बगल में ही औरंगा नदी बहती थी, जिसके चारों ओर ऊंची पहाड़ियां एवं घने जंगल थे। कुल मिलाकर पलामू का किला काफी सुख समृद्धि से पूर्ण था तथा प्रजा में सुख शांति व्याप्त था, जो अपनी गौरवशाली अतीत की कहानी को आज भी बयान करते हैं। लेकिन पलामू के किले चेरो राज्य के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग एक विषय पर जाना चाहेंगे कि चेरो राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो उस समय मध्यकाल में चेरो राज्य की स्थापना हुई। उस समय 3 प्रमुख राज्य थे: छोटा नागपुर के नागवंशी, पलामू के चेरो और सिंहभूम के सिंह शासन। 1538 ईस्वी तक पलामू में चेरो वंश की स्थापना हो चुकी थी। उस वर्ष महारथ चेरो और शेर खां के बीच युद्ध की घटना हुई थी। अतः नव स्थापित चेरो राज्य को विरासत में रक्सौल प्रशासकीय परंपराओं के अलावा पठान तत्वों को भी समावेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। रक्सौल एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने मल्लों को नियंत्रण में रखने तथा मराठा आक्रमणों को रोकने हेतु एक कुशल शासन व्यवस्था की स्थापना भी की थी। जब चेरो ने रक्सौलों को अपदस्थ किया, तब इनके साथ आए राजपूत भी प्रभावशाली हो गए और यही राजपूत बाद में रंका तथा चैनपुर के ठकुराइयों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण भी थे जो सलाहकारों के रूप में राजगुरु और पुरोहित के अतिरिक्त सलाहकारों के रूप में कार्यरत हुए। पलामू क्षेत्र में कृषि सुधार और विस्तार में इन दोनों वर्गों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे जैसे चेरो ने अपनी स्थिति मजबूत की, वैसे वैसे उन्होंने शासन तंत्र में अनेक सुधार किए। शासन तंत्र में राजा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। ठकुराइयों और ब्राह्मण पुरोहितों के अतिरिक्त अनेक चेरो खरवार जागीरदार जमींदार थे जो शासन चलाने में चेरो राजा की मदद करते थे। चेरो राजा के पास एक अच्छी सेना भी थी, जिनमें बंदूकची, घुड़सवार और पैदल भी शामिल थे। संभवतः इनके पास तोपों का अभाव था। यही कमी पहले मुगलों, बाद में अंग्रेजों द्वारा उनको परास्त किए जाने का कारण बनी। स्थायी सेना का प्राय अभाव था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आसपास के जमींदार अपनी सैनिक टुकड़ियां दे देते थे, जिनसे राज्य की सुरक्षा बनी रहती थी। किले को
सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कोठी और अनेक किलों का निर्माण किया गया था, जो पलामू राज्य की समृद्धि को बनाने, उनकी रक्षा करने में सक्षम थे। अब हम बात करेंगे पलामू क्षेत्र में भू राजस्व या कर की। तो भू राजस्व हेतु अनेक दीवान और कानूनगो जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जब शाहजहां और औरंगजेब ने पलामू पर आक्रमण किया तो पलामू में अपनी ओर से एक फौजदार की नियुक्ति की। औरंगजेब के शासनकाल में मनकली खां को पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में चेरो राजा अपनी प्रजा से कोई कर नहीं लेते थे। प्रजा अपनी स्वेच्छा से राजा को कुछ कर देते थे, जो चंदा कहलाता था। बाद में अकबर के समय पलामू में निरंतर आक्रमण होने लगे, जिसके कारण चेरो राजाओं द्वारा प्रजा पर करों का लगाया जाना आवश्यक हो गया। प्रारंभ में यह कुछ कौड़ियों के रूप में लिया जाता था। बाद में मेदिनी राय के समय में सोने के कौड़ियां के रूप में भी कर लिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। बाद में दाम या रुपयों के रूप में भी कर वसूला जाने लगा। यह स्पष्ट प्रतीत नहीं है कि कर नकदी लिया जाता था अथवा अन्य के रूप में। चेरो राजाओं के कोई निजी सिक्के हमें नहीं मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल बिहार में प्रचलित सिक्कों से ही पलामू में भी उसका प्रयोग किया जाता था। मुहरें भी मुगल टकसालों वाली ही प्रचलित थी। चेरो राजा जन कल्याण हेतु सदैव आगे रहते थे। कृषि के कारण उनकी आमदनी भी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। प्रजा भी खुशहाल थी। अपनी दानशीलता एवं न्यायप्रियता के कारण वहाँ के लोकप्रिय शासक मेदिनी राय आज भी पलामू में चर्चित हैं। उसने प्रजा पर शायद ही अपनी इच्छा से कोई कर लगाया हो। जो प्रजा दे दिया करती थी वे उसी में काम चलाया करते थे। औरंगजेब के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण बाद में गांव में केवल एक कौड़ी के हिसाब से कर को आरोपित किया गया। अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए मेदिनी राय वेश बदलकर गांव में प्रजा के दुख सुख का पता भी लगाते थे। परंतु मेदिनी राय तक तो शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ एवं खुशहाल रही। बाद के चेरो राज्यों के राजाओं के समय पलामू का प्रशासन पूर्व की अपेक्षा अच्छा नहीं रहा। चेरो परिवार, विशेषतः राज परिवार में उत्तराधिकार के झगड़े बढ़ गए। मराठों के आक्रमण होने लगे। बार बार राज्य में अकाल पड़ने के कारण प्रशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रजीत राय ने जयकृष्ण राय को युद्ध में परास्त कर स्वयं गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। विभिन्न चेरो परिवार को बार बार दी जाने वाली जागीरों के कारण खालसा भूमि में कमी हो गई। उधर बिहार बंगाल के मुस्लिम शासकों के आक्रमण निरंतर हो रहे थे। 1740 के बाद मराठा आक्रमण भी प्रारंभ हो गए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कर चुकाना चेरो राजाओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। 1820 ईस्वी में तत्कालीन राजा चुरामन राय ने 20 से 22 जमींदारों को और भी गांव बांटकर आर्थिक संकट से उबरने का प्रयत्न किया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। 1813 ईस्वी में बकाया कर की अदायगी न हो पाने के कारण सरकार ने पलामू का चेरो राज्य नीलाम कर स्वयं खरीद लिया। इस तरह पलामू के ऐतिहासिक चेरो राज्य का अंत हो गया
और ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 ईस्वी में पलामू पर अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पलामू में प्रवेश के पहले 1770 ईस्वी में पलामू में भीषण अकाल पड़ा था। यह अकाल बहुत व्यापक था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पलामू किला और उसके आसपास जो पलामू नगर अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था वह उजाड़ हो गया था। पलामू किला की समृद्धि का वर्णन आलमगीर नामा तथा बादशाह नामा जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। वह इतना उजाड़ हो गया कि पलामू के चारों तरफ घना जंगल उगाया था। वस्तुतः ईस्ट इंडिया कंपनी के पलामू में प्रवेश के पहले ही वहाँ की शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सभी ओर अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। आपस के उत्तराधिकार के झगड़ों में भी अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया और अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लगभग 42 वर्ष बाद नाम मात्र के चेरो राजा को गद्दी से अपदस्थ कर पलामू को अपने प्रयत्न नियंत्रण में ले लिया गया। आधुनिक हजारीबाग, धनबाद तथा पुरुलिया जिला वाले इलाकों में उन दिनों रामगढ़, झरियागढ़ तथा पंचेत इत्यादि छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासनकाल की कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं थी। उस समय नागवंशी महाराजा तथा चेरो शासक की स्थिति ही झारखंड में सर्वोपरि थी, पर वह धीरे धीरे उत्तराधिकार के झगड़ों, बार बार पड़ने वाला आक्रमण, बाहर के मराठों इत्यादि के बार बार आक्रमण से आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई और चेरो शासन समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया और समाप्त हो गया। धन्यवाद।